नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ सामान्य हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट। 7वां सेट है आज। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ 7वां सेट सामान्य हिंदी का। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इस 4 विकल्प में से कौन सा है इसका स्त्रीलिंग रूप? तो विकल्प सी उत्तर होगा इसका, बेगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो आपका वाक्य जो है, भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, तो इसमें शिव शब्द जो है हाईलाइट किया गया है, तो इसका पर्यायवाची बताना है। तो शिव का पर्यायवाची होता है इसमें विकल्प में पिनाकी, तो विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निर्देश में निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो ये जो है, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला, यानी हाईलाइट अक्षर जो है इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तिहान लेने वाला का एक वाक्य, इस वाक्य का एक शब्द क्या होगा? तो इसको कहते हैं परीक्षक, यानी विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है इसका, इसमें किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है यानी सही है? किस विकल्प में? तो वाग वैभव का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस वैभव, यानी वाक वैभव, वाग वैभव होगा इसका, तो विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? तो कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, यानी अत्यंत सीमित ज्ञान होगा, तो विकल्प ए उत्तर है। अगला है अपठित गद्यांश। तो चलिए इसके प्रश्न को देख लेते हैं कि अपठित गद्यांश में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है, वह कौन सा है? ये रहा प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसमें राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। तो चारों विकल्प हैं इस सबके। अगला प्रश्न है, मातृभाषा वह भाषा है जो सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है। ये सारे विकल्प हैं चारों। अगला प्रश्न है, हमें मातृभाषा की आवश्यकता होती है क्योंकि वह, यानी चारों विकल्प में कोई न कोई इसका उत्तर है। तो चलिए पहले गद्यांश को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सारे प्रश्नों के सवाल मिल जाएंगे, उस सवाल के उत्तर। चलिए, विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जो भाषा और बोली कहलाते हैं। प्रायः सभी स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। उनके साथ स्थानीय बोलियां भी हैं जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप है। सबसे अधिक सुगम, सरल और स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह बालक को जन्मजात संस्कार में मिलती है। अन्य भाषाएं अर्जित यानी सीखी जाती हैं। अर्जित भाषाएं होती हैं जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती हैं। अपने घर, परिवार, वर्ग, जाति और देश के मध्य विचार विनिमय के लिए सबसे सरल मातृभाषा ही है। अपनी मातृभाषा द्वारा जितनी सहजता से भाव व्यक्त किया जा सकता है, वैसा सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं होता है। राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय को सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते और व्यवहार में लाते हैं। स्वतंत्र भारत में भी हमें अपने राष्ट्र की भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए आवश्यक है। तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए हुए हैं, बस समझने का फेर है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं प्रश्नों के। तो इसका पहला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह किस तरह की भाषा है? तो वह राष्ट्रीय एकता की द्योतक है, विकल्प बी उत्तर होगा इसका।
अगला प्रश्न है, राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है कैसे? तो स्वभाषाओं को ग्रहण करने से। तो विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं कौन? वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य होता है। तो विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला है, मातृभाषा वह भाषा रूप है जो सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है। तो विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, हमें मातृभाषा की आवश्यकता होती है क्योंकि वह भावाभिव्यक्ति का सहज साधन है। विकल्प बी उत्तर होगा। अब चलिए देखते हैं अगला अपठित गद्यांश, इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? तो चारों विकल्प में से कोई न कोई आंसर होगा उसका। अगला प्रश्न इसका है, तटस्थ विवेचन से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न उसी तरह है, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसी तरह अगला प्रश्न है इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? इसी तरह अगला प्रश्न इसका है, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? तो ये हो गए इस अपठित गद्यांश के सारे प्रश्न और इसके चारों विकल्प। अब चलते हैं अपठित गद्यांश को देखते हैं कि सारे सवालों के जवाब हमको इसमें मिलते हैं। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वेक्षण करते हैं। चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेकिन उन्हें मूर्त रूप केवल दिया उन्होंने। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी उन्हीं में से एक हैं। तो महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। तो हमको सारे सवालों के जवाब इसमें मिल चुके हैं। चलिए प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो प्रश्न रहा आपके सामने, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? तो लेखक ने कहा है ये केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था, यानी ये कोई नहीं सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तो तटस्थ चिंतन से अभिप्राय है निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। विकल्प सी उत्तर होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उक्त गद्यांश जो ऊपर गद्यांश हम पढ़े हैं उसका संबंध कर्मवाद से है। तो विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? तो इस गद्यांश में लेखक ने कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है। तो विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? तो इसमें लेखक ने कहा उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। तो इसका उत्तर विकल्प सी होगा। तो ये था आज का 7वां मॉक टेस्ट सामान्य हिंदी का। तो तब तक इसको आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले मॉक टेस्ट में।